हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन सीरीज एकलव्य सीरीज में फिर से हो गई है। जी हाँ, ये वही सीरीज है जिसमें क्लास 12 के बच्चों का पूरी तरीके से 100% 2024 बोर्ड के लिए और साथ साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके नीट में आते हैं उन दोनों को एक ही सीरीज में पैरेलली कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं और आपने बायोलॉजी लिया है तो आप बिल्कुल सही जगह इस समय आ गए हैं। आप इस वीडियो को कभी भी देखें। फिलहाल तो ये सीरीज आपकी 5 नवंबर 2023 से शुरू की गई है और उम्मीद यही है कि 5 जनवरी 2024 को 60 दिन के अंदर इसको खत्म कर दिया जाएगा, जिसका आज आपके पास 10वां लेक्चर जा रहा है। आज हमारा है 14 नवंबर मतलब बाल दिवस। तो हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को एक बार फिर से हैप्पी चिल्ड्रन डे हमारी तरफ से। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस यही ईश्वर से कामना है, यही प्रार्थना है। उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम लोग अपने बहुत बेहतरीन सीरीज में देखे, हमारा दीपावली पे भी लेक्चर गया अभी एक दिन पहले, मतलब कल नहीं, इसके एक दिन पीछे 12 नवंबर को दीपावली था, लेक्चर उस पे भी गया। उसके पहले छोटी दीपावली थी, उस पे भी गया। आज हमारा चिल्ड्रन डे है, इस पे भी जा रहा है। तो कोशिश ये है कि दीपावली होली तो हर साल आएंगी, लेकिन आपका बोर्ड बार बार नहीं आएगा। इसीलिए जितने डेडिकेशन से हम आपके लिए लेक्चर बनाने में लगे हैं, उम्मीद है कि आप भी उतने ही डेडिकेशन से हमारे द्वारा बनाए गए लेक्चर के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे और साथ साथ बोर्ड 2024 में बहुत बेहतरीन नंबर लेके आएंगे। और कमेंट में हमको बताएंगे भी कि सर जी आपसे पढ़े थे और हमारा ये रिजल्ट रहा। अगर आप आज हमारे इस सीरीज का पहला लेक्चर देख रहे हैं तब भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं इसी वीडियो के लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। लेक्चर बाय लेक्चर भी लिंक दिया गया है और साथ साथ पूरे प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, तो आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमारा 2 चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आज आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दें, एक चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसको सबसे पहले स्टार्टिंग के 4 लेक्चर में कंप्लीट करवाया गया, और इसके पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नामक चैप्टर 5 लेक्चर में कंप्लीट करवाया गया है। और आज एक बार फिर से हम सभी को शुरू करना है अपना एक बहुत नया चैप्टर, जो कि क्लास 12 में हर साल क्वेश्चन इससे आते हैं। उस चैप्टर का नाम है भैया इकोसिस्टम। क्या नाम है इस चैप्टर का? तो इस चैप्टर का आपके नाम होगा इकोसिस्टम। तो हमारे साथ साथ आप सभी लोग अपनी कॉपी में इकोसिस्टम हेडिंग लगा लीजिए। बाकी अगर बात करें बच्चों कि ये हमारा किस नंबर का चैप्टर है एनसीईआरटी का, तो देखिए हम भी एनसीईआरटी किताब लेके ही पढ़ाते हैं। साथ में हमारा नोट्स है जो कि हम आपको हर लेक्चर में बताते हैं। अगर आपको पूरे चैप्टर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप वीडियो में ही चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पेस्ट करवाया गया है। और अगर आपको आपके हाथ में हमारा नोट्स चाहिए तो उसी डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट लिंक पे आप टच करिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, मन करे पीडीएफ निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इनकेस किसी कारण से आपको लिंक ना दे पाया गया हो हमारे द्वारा, तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तुरंत आपके लिए हम टेलीग्राम पे लिंक को अवेलेबल करवा देंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा इकोसिस्टम भैया चैप्टर है, ये आपका एनसीईआरटी का, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 12 है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का क्लास भी 12 है और हमारा चैप्टर नंबर भी 12 है। अगर यूनिट की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी के अंतिम यूनिट मतलब 5वें यूनिट का चैप्टर है, जिस यूनिट का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी। अच्छा एक चीज और भैया, इसके पिछले वाला जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 11 था, ये 12 है, तो 11 तो हो चुका है, आज 12 की बारी है। अच्छा, इसको साथ में हमने क्यों पढ़ा है ये भी आपको बता दें। आइए शुरू करते हैं। आप सभी लोग भी अपना तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए, नहीं टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखिए हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारा इकोलॉजी वाला पोर्शन है ये 2 प्रकार से बटा हुआ है। पहला जो हमने आपका इसके पिछले कंप्लीट करवाया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नामक चैप्टर, ये जो आपका चैप्टर था ये 100%
स्ट्रक्चरल रोल ऑफ इकोलॉजी की बात करता है। स्ट्रक्चरल रोल ऑफ इकोलॉजी, जिसको हमने आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नामक चैप्टर के स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था। आज हमारा जो चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है इकोसिस्टम, ये भैया जो हमारा चैप्टर है इकोसिस्टम, ये फंक्शनल रोल ऑफ इकोलॉजी को बताता है। ये फंक्शनल रोल ऑफ इकोलॉजी को बताता है। तो अगर आपको समझना है कि इकोलॉजी क्या है, तो देखिए इकोलॉजी का मतलब बहुत छोटी सी चीज होती है, या इकोसिस्टम। जैसे अगर हम बात करें तो पप्पा का नाम है इकोलॉजी, जो पापा है, और बेटे का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये इनका पहला लड़का है, और दूसरे लड़के का नाम है इकोसिस्टम। तो ये मेन हमारा जो ब्रांच है वो है इकोलॉजी। अच्छा, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग रहते हैं, जो घर है हमारा, वो हमारा इकोसिस्टम है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में आपको जिंदा रहने के लिए कितने चीज की जरूरत है? 3 कमरे की। एक आपका किचन होना चाहिए जहां खाना बनेगा, दूसरा आपका लिविंग रूम जहां आप रहेंगे, और तीसरा आपका बाथरूम जहां आप अपने एक्सक्रीटा प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। यही 3 हमारा जो हमारे घर का मेन रूम होगा, उसी में हम रहने के लिए पर्याप्त है। बाकी आप शौकीनी के लिए चाहे जो बनवा लीजिए, मेन यही 3 चीज है। बिल्कुल उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे, क्या वही लड़का जो अभी तक अपने घर में रह रहा था, मान लीजिए चला गया कहीं बाहर पढ़ने हॉस्टल में, अब क्या होगा? हॉस्टल में तो उसके एक ही रूम में उसका किचन हो गया, बाथरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया। अब उसका इकोलॉजी या इकोसिस्टम छोटा हो गया ना। अच्छा, एग्जाम्पल अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब पानी में रहने वाले जानवरों की करें, तब क्या होगा? कोई एक मछली थी, वो आराम से समुद्र में रहती थी, आपने उसे पकड़ा, आप ले आए अपने घर में, एक टब में उसको डाल दिए। तो जब तक वो समुद्र में थी तब तक पूरा समुद्र उसका इकोसिस्टम था, पूरा समुद्र उसका इकोसिस्टम था। जैसे ही आपने उसको पकड़ के अपने घर के टब में डाल दिया, वैसे उसका इकोसिस्टम बदल के वो छोटा सा टब हो गया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीव जिसको जिंदा रहने के लिए उसके बेसिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति जिस जगह होती है, उसी जगह को हम लोग उसका इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहते हैं। हमारे हिसाब से ये डिफिनीशन क्लियर हो गई। अच्छा सर, इसको भी लिखना है कि कितने भाग में बटा हुआ है? मन करिए भैया तो लिख लीजिए, ना मन करे तो ना लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फिलहाल अब हम जो लिखवाएंगे उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है? सबसे पहला चीज आपको इसमें लिखना है कि जो हमारा टर्म है भैया इकोसिस्टम, जिसको हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, जिसको हमने आपको समझा दिया, उसको दिया कौन था? तो आपका मान लीजिए जो नाम है वो आपके घर में किसी ने रखा होगा ना। आपके घर में हो सकता है आपका नाम मम्मी ने रखा हो, पापा ने रखा हो, दादा ने रखा हो। वैसे ही इकोसिस्टम को इकोसिस्टम नाम किसने दिया, ये क्वेश्चन आता है। तो टर्म इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम का नामकरण किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एजी टांसले। सर एनसीईआरटी में है जी? नहीं, एनसीईआरटी में तो नहीं है ये नाम, लेकिन आ जाता है नीट में भी, बोर्ड में भी, एमसीक्यू में आता है। तो याद कर लीजिएगा यार, एक ही लाइन का तो नाम है, इसमें क्या बवाल करना। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या कंडीशन है? उसके बाद कह रहा है कि सर हमको इकोसिस्टम की डिफिनीशन बता दीजिए। आइए आपको हम समझा दें। देखिए, इकोसिस्टम की डिफिनीशन की बात करें तो इसके डिफिनीशन में लिख लीजिएगा कि इट इज सेल्फ सस्टेनिंग क्या चीज है भैया? इट इज सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट। इट इज सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। क्या कह रहा है? इट इज सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। इतना छोटा सा इसका डिफिनीशन होता है। मतलब जो फंक्शन या जो चीज अपने आप में लिविंग और नॉन लिविंग
दोनों चीजों को इंटरेक्ट तालमेल बैठा के जिए, उन चीजों को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम आपको इसका छोटा सा दे दें तो एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं आपको, जैसे अगर किसी बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, बायोटिक कंपोनेंट की, तो बायोटिक मतलब होता ही लिविंग है। जितनी भी लिविंग चीजें हैं उन्हें हम लोग बायोटिक कहते हैं। जैसे एक ह्यूमन, और मान लीजिए हमने अबायोटिक कंपोनेंट का बात किया। अबायोटिक मतलब ही नॉन लिविंग होता है। इसमें हम लोग बात कर सकते हैं, मान लीजिए फॉरेस्ट, मतलब जो पेड़ है हमारे, वैसे होते तो वो भी लिविंग है, लेकिन एग्जाम्पल में हम आपको समझा रहे हैं। तो फॉरेस्ट का बेसिक रोल, फंक्शनल रोल क्या है? हमें O2 देना, ऑक्सीजन देना। ह्यूमन का बेसिक रोल क्या है? पेड़ों को CO2 देना। भाई ये इसका O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा, ये इसका CO2 लेगा, O2 छोड़ेगा। तो जब कोई भी चीज आपस में कुछ फंक्शनल रोल करके कुछ फंक्शन करे, तब उनका रोल सामने आए और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ऐसे चीज को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ये हमारा छोटा सा इसका डिफिनीशन है सर। जितना आसान हो सकता था उससे ज्यादा हमने करके समझाने की कोशिश किया है। अच्छा, बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं, लिखते चलिएगा सर ये कब के लिए पढ़ा रहे हैं? बोर्ड के? हाँ भैया, बोर्डवा में जब आप बैठेंगे 2024 में तभी के लिए पढ़ा रहे हैं। पूरा करवा देंगे 60 दिन में, पूरा इंटर, पूरा क्लास 12। बिल्कुल भाई, इसीलिए तो आए हैं, तो फॉलो करिए मन लगा के। तो मैनी साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ये भी कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ वही सबसे बड़ी इकोसिस्टम कहलाती है। अर्थ इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मत है कि जो हमारी पृथ्वी, जो हमारी अर्थ है, वही सबसे बड़ी इकोसिस्टम है। तो आपसे कभी कोई पूछे लार्जेस्ट इकोसिस्टम या सबसे बड़ा या ग्लोबल, ग्लोबल मतलब क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड के लेवल पे जो इकोसिस्टम है, तो अर्थ है भाई, यही लाइफ पॉसिबल है। अर्थ ही एक ऐसा मात्र प्लैनेट है जिसको अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने ढूंढा है जहां जीवन संभव है। वो क्या है? अर्थ है, पृथ्वी ही है, तो वही है ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक, फिर देखिए उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है भैया, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा इकोसिस्टम है वो दो भाग में बटा हुआ है, जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर समझाया। एक भाग उसका होता है लिविंग, एक भाग उसका होता है नॉन लिविंग। इसी को हम लोग बायोटिक और अबायोटिक भी कहते हैं। ठीक, ये हमारा है बायोटिक, ये हमारा है अबायोटिक। ठीक, अच्छा इसको समझिए। लिविंग में आपका मेनली क्या आएगा सर? लिविंग में जैसे आपका आ सकता है एल्गी। एल्गी, एल्गी एक प्रकार का होता है फाइटोप्लैंक्टन। इसको ध्यान से समझिएगा। एल्गी आपका एक प्रकार का होता है भैया फाइटोप्लैंक्टन। एल्गी में ही आपका एक एग्जांपल आता है जिसका नाम होता है जूप्लैंक्टन। अच्छा, इसको आप समझाना क्या चाह रहे हैं? आपको हम सिर्फ इसमें इतना ही समझाना चाह रहे हैं कि जब भी किसी जगह पे, ध्यान से समझिए, जब भी किसी जगह पे फाइटो टर्म आ जाए, फाइटो, तो फाइटो हमेशा पेड़ों के लिए यूज किया जाता है। फाइटो मतलब जहां भी आएगा वहां हमेशा ट्री की बात होगी। प्लैंकटन मतलब क्या होता है? प्लैंकटन, प्लैंकटन मतलब होता है वो जीव जिनके पास पैर ना हो, जो नॉन मोटाइल नेचर के हो, खुद ना चल पाते हो, चलने के लिए किसी का सहारा लेते हो, उन्हें कहते हैं प्लैंकटन। क्या कहते हैं? प्लैंकटन। अच्छा सर, तो इससे क्या कंडीशन है? तो कह रहा है कि जो हमारी एल्गी मतलब काई है, जैसे आप लोग कभी बरसात में देखिए तालाब जब भर जाता है तो उसके ऊपर पूरा एक काई का परत चढ़ जाता है, चढ़ जाता है ना, पूरा काई काई हो जाता है। तो उस कंडीशन में काई क्या है? पानी के साथ बह रहा है, उसके पास पैर है नहीं। लेकिन सबसे छोटा पेड़ जो है वो काई ही है। जितने आम के, बबूल के, महुआ के, कटहर के, बड़हर के आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये सब काई से ही बने हैं। सारे जितने हैं ये एल्गी है, फिर फंगाई है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो ऐसे बनते चले गए हैं। वो तो डिवीजन क्लास 11th में था। आप इतना समझिए कि जो भी पेड़
जिनके पास खुद का पैर या खुद का जड़ ना हो टिकने के लिए और जो दूसरे का सहारा लेके चले, ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं प्लैंकटन। ठीक, अच्छा, जू प्लैंकटन मतलब क्या होगा? जू मतलब जो जिंदा है, जिंदा मतलब जो जानवर है, जो छोटे छोटे हमारे ऑर्गेनिज्म है, उनके पास भी पैर नहीं है, वो भी किसी का सहारा लेके चलेंगे। जैसे जू मतलब होता है लिविंग, मतलब ये पेड़ ना हो करके आपके छोटे छोटे पानी में या किसी भी जगह पाए जाने वाले एल्गी के टाइप्स होंगे, या एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं जिंदा बैक्टीरिया टाइप का हो जाएंगे। आपको इतना ही याद रखना है कि इकोसिस्टम में एक पार्ट होता है लिविंग और एक पार्ट दूसरा होता है नॉन लिविंग। अच्छा, ये नॉन लिविंग देख लें। नॉन लिविंग में क्या होगा? नॉन लिविंग में आपका मेनली जैसे क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग में आपका जैसे हो गया O2 ऑक्सीजन हो गया, दूसरा चीज आपका हो गया वाटर, ठीक, उसके बाद तीसरा चीज आपका क्या हो गया? मिनरल्स हो गया, चौथा चीज आपका क्या हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से? लाइट पेनिट्रेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार क्वेश्चन आ ही गया था सीधे नीट में। नीट का क्वेश्चन ये कहता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज अ टाइप ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा फैक्टर अबायोटिक कंपोनेंट का टाइप होता है। एग्जांपल मतलब उसके ऑप्शन में दिया गया था लाइट पेनिट्रेशन, यही सही ऑप्शन था। इसको समझिए, समझना कैसे है, कहती है एनसीईआरटी जैसे ये हमारा समुद्र है। क्या है भैया? ये हमारा पूरा समुद्र है। अच्छा, समुद्र है सर, ठीक है, उसके बाद क्या है? ये हमारा अर्थ है जहां हम लोग खड़े हैं। ये पूरी समुद्र की गहराई है। मान लीजिए कितना गहरा है? मान लीजिए 1 किलोमीटर नीचे तक हमारा समुद्र फैला हुआ है। एनसीईआरटी कहती है कि यही कहीं सूरज होगा आसमान में, और जहां सूरज होगा, सूरज अपनी रोशनी मारेगा, सूरज रोशनी मारेगा तो सूरज की रोशनी समुद्र के बिल्कुल निचले तल पे, जो समुद्र वाला जगह होगा, जहां उसका तल होगा, बेस होगा, वहां पे सूरज की लाइट नहीं पहुंच पाती। क्या नहीं पहुंच पाती? सूरज की लाइट नहीं पहुंच पाती। तो सूर्य की लाइट जब पानी में जाती है, इसी फिनोमिना को हम लोग लाइट पेनिट्रेशन कहते हैं। मतलब लाइट का किसी भी जगह पेनिट्रेट करना, छेद करना, उसके अंदर घुसना, लाइट पेनिट्रेशन कहलाता है। और आपका ये इकोसिस्टम का नॉन लिविंग का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। इतना आप लोग नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलें। फिर देखिए बच्चों, फिर मेनली हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? तो इकोसिस्टम जो हमारा है, इसमें एनसीईआरटी इसके 4 फंक्शनल रोल बताती है। मेनली कहती है कि इसके 4 फंक्शनल रोल हैं। अच्छा सर, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला इसका जो रोल होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्शन किस चीज का कितना है। दूसरा रोल जो हमारा है वो है डीकम्पोजिशन। क्या है? डीकम्पोजिशन। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा एनसीईआरटी कहती है एनर्जी फ्लो। क्या है भैया? एनर्जी फ्लो। और चौथा जो रोल है वो क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल या न्यूट्रिशन साइकिल। हमने आपकी स्क्रीन पे पेस्ट करवा दिया है, कहां पे? एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन उसमें आपको न्यूट्रिएंट साइकिल अब नहीं दिखेगा नए सिलेबस के हिसाब से, पुराने सिलेबस में था। तो जिनके पास भी आपकी नई एडिशन वाली आप अगर किताब खरीदे हैं तो उसमें आप लोग चेक करेंगे तो आपको न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं मिलेगा। पुराने एडिशन की देखेंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट साइकिल दिया गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो कुल मिला के हमको इस पूरे चैप्टर में यही 3 रोल पढ़ने हैं। इसी तीनों से आपका क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए एनसीईआरटी हमारी कहती है, एक टर्म इसमें दिया गया है जिसका नाम है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? देखिए स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आइए इसको सीधे इसके हम लोग समझते हैं डिफिनीशन से। स्ट्रैटिफिकेशन जो है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको याद रखे रहिएगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। स्ट्रैटिफिकेशन का बस इतना ही छोटा मतलब होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। अच्छा क्या है सर, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। तो स्ट्रैटिफिकेशन में जो आपकी डिफिनीशन है, ये मेनली कहती क्या है कि छोटे छोटे जो आपके पेड़ हैं,
छोटे छोटे पेड़ों से जब हम लोग बड़े बड़े पेड़ों पे चलते हैं तो उनका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इस फिनोमिना को हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। बड़े सरल अगर हम लोग भाषा में समझेंगे तो एनसीईआरटी कहती है कि सबसे छोटा पेड़ मतलब घास, हर्ब होता है। हर्ब धीरे धीरे डेवलप किसमें हुआ है? श्रब्स में हुआ है। हर्ब में मतलब जैसे आपकी हो गई ग्रास, जो जमीन पे हमारी घासें होती हैं। श्रब में जैसे आपका छोटा छोटा पेड़ जो उससे थोड़ा बड़ा हो गया, जैसे जैसे आपका तुलसी का पेड़ हो गया, जैसे आपका मदार का पेड़ हो गया, ठीक। और जैसे आपका क्या हो सकता है, और जैसे छोटे छोटे जितने भी आपके पेड़ होते हैं जो थोड़े से उठ गए हैं, जैसे आपके फ्लावर्स आ गए इसमें, ठीक, जो जमीन पे है लेकिन प्लांट उनको हम नहीं कह सकते, ट्री उनको नहीं कह सकते, लेकिन घास भी नहीं कह सकते, ऐसे पेड़ों को हम लोग श्रब्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये धीरे धीरे डेवलप हो गए ट्री में। ट्री का मतलब क्या है? ट्री या प्लांट इनको आप कह सकते हैं, इतना ज्यादा डीप में ना जाइएगा, ऊपर ऊपर हमको मेनली पढ़ना है। तो ट्री या प्लांट में आपको मेनली ये समझना होगा कि जैसे आपका मैंगो हो गया, अब क्या इससे भी इजी कुछ होगा, जैसे नीम हो गया। तो इनका जो धीरे धीरे, जैसे पहले के समय में जब शुरुआत हुआ था पेड़ों का, तो मतलब डिवीजन किसमें हुआ? पहले काई था, पानी में रहता था, फिर वो जमीन पे आया, घास बना, घास धीरे 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 बड़ा हुआ, तो थोड़े थोड़े हमारे ये सब पेड़ शुरू हुए, तुलसी बना, मदार का पौधा बना, फूल बने, बहुत सारे चीज बने। उसके बाद यही धीरे धीरे डेवलप होके बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ों में बनने लगे। तो एनसीईआरटी कहती है किसी भी जगह, किसी भी स्पीसीज, किसी भी प्रजाति का, चाहे वो पेड़ हो, चाहे आदमी हो, चाहे जो हो, जैसे हम लोग जब पैदा हुए थे छोटे बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर बहुत बड़े हो गए, जितने बड़े हम लोग हैं, ठीक। तो क्या है कि धीरे धीरे किसी चीज का विकास करना स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। वही चीज कह रहा है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बताया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद सर इसमें दो टर्म और आते हैं, दोनों बता दीजिए जल्दी जल्दी। आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा है। अब आपको समझना है, हमें पढ़ाना है, बस इतना ही हम दोनों के बीच में ताल्लुकात है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक। एक टर्म आपका आता है स्टैंडिंग क्रॉप, एक दूसरा आता है स्टैंडिंग स्टेट। इसी चैप्टर के टर्म है, इसको याद रखे रहिएगा। देखिए, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट क्या होते हैं, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या कहता है? कहता है भैया टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास, मतलब इन एनी इकोसिस्टम, इन एनी इकोसिस्टम टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास, टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास इज नोन एज। अब आप लोग इंटर में आ गए हैं, नून के बाद लिख लीजिएगा इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप, बस ये इतना लिख लीजिएगा, ठीक। कह क्या रहा है? इसके कहने का मतलब है कि किसी भी जगह जितने अमाउंट में बायोमास हमें देखने को मिलता है, बायोमास मतलब समझते हैं आप लोग? बायोमास मतलब होता है भैया किसी चीज का कुल वजन। कुल वजन की बात करें तो जैसे जैसे हमने इसके पिछले लेक्चर में लास्ट जो आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर था, उसमें बायोमास बहुत अच्छे से समझाया है, उसको तो देखिएगा ही, क्योंकि पूरी सीरीज फॉलो करेंगे, नंबर तभी बोर्ड में अच्छा बनेगा। लेकिन यहाँ हम थोड़ा अगर टर्म आया है तो समझा देते हैं। देखिए, बायोमास मतलब क्या होता है? कह रहा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बायो मतलब नेचर, नेचर मतलब लिविंग, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुल भार कितना है उसे हम लोग बायोमास कहते हैं। एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में आपको दिया था, एग्जाम्पल इसका एक दिया था बनियान ट्री। बनियान ट्री मतलब बरगद का पौधा विशालकाय, और दूसरा हमने एग्जाम्पल दिया था उसी पौधे के नीचे उगे लाखों करोड़ों पार्थेनियम के छोटे छोटे घास वाले पौधे, पार्थेनियम ग्रास। अच्छा सर, ये है क्या? कह रहा है मान लीजिए कोई एक पेड़ है, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे हजारों छोटे छोटे घास उगी हुई हैं, जमीन पे बहुत सारी घासें उगी हुई हैं। अब कह रहा है आप इस पूरे घास का वजन तराजू पे तौल लीजिए और इस अकेले एक पेड़ का वजन तराजू पे तौल लीजिए। जो घास है वो 1000 से ज्यादा है,
जो पेड़ है वो केवल एक है, लेकिन फिर भी वजन किसका ज्यादा आएगा? पेड़ का। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा आएगा। लाखों करोड़ों घास ले लीजिए और एक बरगद का बड़ा पेड़ ले लीजिए, तो किसका वजन ज्यादा आएगा? घास का कितना वजन होगा? एक घास का ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम, और एक पेड़ का पता नहीं, तराजू बता ही नहीं पाएगा। ठीक, तो कह क्या रहा है भैया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी इकोसिस्टम में जो उसका टोटल बायोमास होता है उसे हम लोग उसका स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसको एग्जांपल लिख लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, याद नहीं रहेगा। एक चीज हमेशा हमारी एनसीईआरटी कहती है, जो हमारा लिविंग मतलब स्टैंडिंग क्रॉप है, ये टर्म हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है। ये जो टर्म है ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है। अच्छा सर, तो स्टैंडिंग स्टेट क्या है? स्टैंडिंग स्टेट कह रहा है अमाउंट ऑफ मिनरल्स, अमाउंट ऑफ मिनरल्स, क्या चीज? अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इज नोन एज, मतलब किस जगह की मिट्टी में कितनी ज्यादा उर्वरकता है उसे ही हम लोग उस मिट्टी का स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक आपके घर में आपने एक क्यारी लगाया, ठीक, एक छोटा सा आपने गार्डन तैयार किया, उस गार्डन में आपने गमला नहीं रखा, जितने भी पेड़ हैं सबको जमीन में लगाया। अब जब आप पेड़ को जमीन में लगाएंगे तो जमीन में लगाने से होगा क्या? उसमें मिट्टी डाल, मिट्टी तो पहले से ही है, और थोड़ी अच्छी मिट्टी लाके डालेंगे, थोड़ा सा बालू डाल देंगे ताकि मिट्टी जो है उसकी नमी हमेशा बनी रहे। उसके बाद आप क्या काम करेंगे? उसके बाद उसमें थोड़ा सा गोबर डाल देंगे, खाद डाल देंगे, जो ऑर्गेनिक है, जो गोबर वाली खाद है, वो खरीदने वाली खाद नहीं फर्जी, जो गोबर वाली खाद है उसे डाल देंगे। उसके बाद उसको मिक्स कर देंगे मिट्टी के साथ, इतना बेहतरीन उसमें फूल होगा, फल होगा, आप चाहे जो भी लगाएंगे। लेकिन अगर वही बात करें, हम उतने ही पेड़ ले जाके राजस्थान में लगा दें, और राजस्थान में जहां पूरा बालू वाला इलाका है उस जगह लगाएं। दूसरा चीज क्या करें? उसी रेत में ले जाके गोबर डाल दें। तो आप ये बताइए कि यहाँ वाला जो हमने अपने घर में तैयार किया है अच्छी मिट्टी में, वो पेड़ ज्यादा बढ़िया होगा कि जो राजस्थान के बालू में है वो ज्यादा बढ़िया होगा? जो आपके घर में है, जाहिर सी बात है। तो किस मिट्टी की उर्वरकता, उसमें पेड़ों को पैदा करने वाली, पेड़ों को उगाने वाली क्षमता कितनी ज्यादा है, इसी क्षमता, इसी मात्रा को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। याद रखिएगा, सॉइल जो हमारी मिट्टी है ये है नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग मतलब इसमें मिट्टी में क्या जान होता है यार? मिट्टी में कोई जान, जिंदा थोड़ी है मिट्टी। तो सॉइल अगर नॉन लिविंग है तो हमेशा स्टैंडिंग स्टेट नामक फैक्टर नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज किया जाता है। इसको भुलाइएगा नहीं। जो क्रॉप है ये लिविंग, जो स्टेट है ये नॉन लिविंग। ये तीनों टर्म पेपर में अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग करते हैं कंप्लीट। नए लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अपना एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी, और अगर हो सकेगा तो उसी लेक्चर में हम लोग डिकम्पोजर नामक टॉपिक को भी कंप्लीट करवा देंगे। तो जैसे ही आप लोग जिस तरह से चैनल पे जुड़े हैं उसी तरह से जुड़े रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, नहीं तो वीडियो को सिर्फ और सिर्फ शेयर कर दीजिए। बस इतनी ही आपसे उम्मीद है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।